हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी एक करंट इशू चल रहा है। जो इसरो ने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है वो सक्सेसफुली मून के सरफेस पर लैंड कर चुका है। तो बेसिकली आज हम लोग जो जानेंगे वो इसरो के बारे में, इसरो के अचीवमेंट्स और चंद्रयान जो अपना पूरा सीरीज़ रहा है, चंद्रयान 1, 2 एंड 3, और मून से रिलेटेड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है उसको भी जानेंगे। जो मून से रिलेटेड इंडियन माइथोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग चंदा मामा की स्टोरीज जानते हैं, तो चंदा मामा क्यों बोलते हैं। सिमिलरली रामचंद्र जो थे वो उनके सामने उनके नाम के साथ में अ, चंद्र क्यों यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अपना ये जो इस्लामिक सिंबल्स है उसमें चांद का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों रहा है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखें। आई होप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसरो के बारे में कि इसरो की शुरुआत कैसे होती है। तो इसरो जो है वो 15 अगस्त 1969 को फॉर्म किया करता है। और इसके पहले चेयरमैन रहते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का बहुत ही बड़ा योगदान है इंडिया के स्पेस जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस जो एक्सप्लोरेशन रहा है, इनमें विक्रम साराभाई का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बट इसरो से पहले 1962 में एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकॉस्पार, जिसका फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसको भी फॉर्म किया गया था विक्रम साराभाई के कहने पर ही। तो स्टार्टिंग में वो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको ये कन्विंस करते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया इन्वेस्ट करे तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी से हम अपने एग्रीकल्चर, फिर जाके जो अपना वेदर जो फोरकास्टिंग वगैरह है, ये सब के थ्रू हम जो एग्रीकल्चर जो अपना डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो फिर उन्हीं के ये प्रपोजल को अप्रूव करके 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकोस्पार को अप्रूव किया था। फिर फाइनली 15 अगस्त 1969 को इसरो का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों में ही विक्रम साराभाई का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हमें समझना है कि उस टाइम में जो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस वॉर चल रहा था, उसमें जो यूएस और यूएसएसआर, जो अपना पहले का जो रसिया है वो यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। तो ये दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, बट ये दोनों का आपस में एक वॉर चल रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार। तो ये दोनों का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन रहता है वो बेसिकली कोल्ड वार का ही हिस्सा रहता है कि यूएसएसआर अगर मून पे लैंड कर गया है तो हम यूएस जो है वो भी क्यों पीछे रहेगा, हम भी मून पे लैंड करेंगे टू कम्पीट विद यूएसएसआर। उनका कोई स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा नहीं रहता है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे स्पेस को, नहीं। वो दोनों एक दूसरे से आपस में एक स्पेस वॉर टाइप का जो जो ये रहता है, कंपटीशन रहता है, उसके लिए ही ये दोनों स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पर इंडिया जो है वो एक स्पेस प्रोग्राम लाता है जो कि क्या रहता है, ये कोई कोल्ड वार या फिर कोई भी वॉर से रिलेटेड नहीं रहता है, पीसफुल पर्पजेस के लिए, पीसफुल पर्पज़, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना, यही सब उस टाइम इंडिया का प्रोग्राम रहता है। तो इंडिया के अलावा पीसफुल पर्पज़ के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला इंडिया से पहले सिर्फ जापान ही रहता है। तो ये था इसरो का अपना इंट्रोडक्शन कि इसरो कैसे शुरू होता है। फिर इसरो के कुछ अचीवमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा वायरल है इंटरनेट पर। इंडिया में कोई भी रॉकेट सक्सेसफुल लॉन्च होता है तो ये पिक्चर दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में कैसे ये इसरो के साइंटिस्ट जो है वो रॉकेट को साइकिल पर ले करके जा रहे हैं। तो चलिए ये जो अपना पिक्चर, इसके पीछे क्या स्टोरी है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये स्टोरी है इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्च का। और आप ये जो रॉकेट देख रहे हैं साइकिल के ऊपर में, ये है यूके नाइकी का अपाची साउंडिंग रॉकेट। तो ये इंडिया का डेवलप किया हुआ रॉकेट नहीं था, ये यूएस का डेवलप किया हुआ था रॉकेट था। और इंडिया को ये दिया गया था ताकि ये लोग अपना जो रॉकेट लॉन्च करने का जो कैपेसिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको ये लोग टेस्ट कर पाए। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये थुम्बा से लॉन्च किया गया था, जो कि तिरुवनंतपुरम से करीब है थोड़ा सा। तो वहाँ पे जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, अभी थुम्बा जो लॉन्चिंग सेंटर है उसको नाम बदल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर
कर दिया गया है। तो ये 21 नवंबर 1963 का ये पिक्चर है। साउंडिंग रॉकेट है ये। साउंडिंग रॉकेट मतलब जो कि ऐसा रॉकेट जो कि इस अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको एस्केप नहीं कर पाएगा, मतलब ये स्पेस में जाने के कैपेबल नहीं है। तो ये जो अपना साइकिल वाला सीन है ये यूएस का दिया हुआ रॉकेट है और इंडिया को बस अपना रॉकेट लॉन्चिंग कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए दिया गया था। फिर आता है कि इंडिया जो है वो अपना खुद का लॉन्च व्हीकल्स कैसे डेवलप किया। तो ये लॉन्च व्हीकल बेसिकली जिसको हम लोग रॉकेट बोलते हैं कि ये स्पेस में जाएगा और वहाँ जा कर के इसके अंदर जो भी रॉकेट वगैरह है, जो इसके अंदर जो भी सैटेलाइट वगैरह है उसको वो स्पेस में जा कर के रिलीज़ कर देगा। ये हुआ रॉकेट का फंक्शन। ये जो अपना बिल्कुल ऊपर वाला जो पूरा कैप्सूल दिख रहा है इसी के अंदर में जो भी सैटेलाइट वगैरह रहता है वो इसी के अंदर में पैक्ड रहता है। और ये नीचे का जो भी अपना सीन देख रहे हैं ये छोटे छोटे रॉकेट टाइप का है, ये सभी क्या है, फ्यूल टैंक्स है। इसमें फ्यूल रहता है, कोई में सॉलिड फ्यूल रहता है, किसी में लिक्विड रहता है, किसी में क्रायोजेनिक इंजन जो यूज़ होते हैं उसका फ्यूल रहता है। तो ये सब फ्यूल का कंटेनर है जिसमें फ्यूल रहता है और ये रॉकेट को ऊपर जाने में हेल्प करता है। और जो बिल्कुल टॉप का हिस्सा है इसके अंदर में जो पे लोड्स है जिसमें सैटेलाइट रहते हैं या फिर कोई भी इक्विपमेंट रहते हैं वो इसके अंदर में पैक्ड रहते हैं। ये स्पेस में जा कर के ये वाला कैप्सूल खुल जाता है और इसके अंदर का जो सैटेलाइट है या जो भी है वो बाहर आकर के अपना फंक्शन करना शुरू करता है। तो अपाची जो रॉकेट था वो यूएस का था। तो अब फिर यहाँ पे ये जो लॉन्च व्हीकल्स है जो सैटेलाइट को बाहर ले जाने का काम करता है, तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जो रहते हैं इनका एक ड्रीम रहता है कि हम अब खुद से अपना रॉकेट बनाएंगे और वो रॉकेट की मदद से हम अपना खुद का सैटेलाइट बाहर भेजेंगे। तो ये जो अपना डेवलपमेंट होता है रॉकेट्स का इसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3। पहला रॉकेट बनता है जिसको बोलते हैं SLV-3, वो 10 अगस्त 1979 को लॉन्च किया जाता है। बट वो फेल हो जाता है वो एक्सपेरिमेंट। वो स्पेस में जा कर के या फिर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जा कर के वो अपना कंट्रोल खो देता है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। तो फिर से एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो अपने लीडरशिप में एक सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं जो 18 जुलाई 1980 को होता है और इसमें SLV-3 जो पहला अपना नेम था वो सेम नाम से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। और इसके अंदर में जो सैटेलाइट रहता है वो रहता है रोहिणी 1। तो ये रहता है पहला सक्सेसफुल लॉन्च जिसमें इंडिया अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बना करके एक सैटेलाइट को सक्सेसफुली स्पेस में प्लेस करता है। तो रोहिणी 1 है वो जो अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है और यहीं से शुरुआत होता है इसरो के खुद के जो कैपेबिलिटी है उसका। फिर SLV-3 का अपना कुछ लिमिटेशन रहता है कि ये इससे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा या फिर इतने वजन से ज़्यादा का सैटेलाइट नहीं ले जा पाएगा। तो फिर PSLV डेवलप किया जाता है और 1994 में उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका कैपेसिटी रहता है 1000 kg का जो पेलोड है उसको ये कैरी कर सकता है। अब ये 1000 kg से अगर ज़्यादा का मेरे को कुछ भेजना है सैटेलाइट वगैरह तो उसके लिए फिर डेवलप किया जाता है GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसका कैपेसिटी क्या रहता है 1750 kg। फिर इससे भी ज़्यादा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है जो कि अभी प्रेजेंट में इंडिया का जो कैपेबिलिटी है, ये जो अपना चंद्रयान 3 जो भेजा गया है इसको GSLV-M3 यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 व्हीकल से भेजा गया जिसको LVM भी बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका कैपेबिलिटी है 4000 kg के वजन तक का सैटेलाइट को बाहर भेजना। तो ये रहा रॉकेट का जो डेवलपमेंट है जो इसरो ने किया है और उसका स्टार्टिंग किया था एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो रॉकेट का जो डेवलपमेंट है ये उनके लीडरशिप में ही किया गया था। तो ये था अपना रॉकेट का स्टोरी। अब देखते हैं सैटेलाइट कि जो सैटेलाइट जो होता है उसमें इंडिया का क्या रोल रहा है इसरो का। पहला सैटेलाइट सभी को पता है ऑलमोस्ट कि उसका नाम था आर्यभट्ट। बट आर्यभट्ट जो सैटेलाइट रहता है उसको इंडिया का जो लॉन्च व्हीकल है उससे नहीं भेजा जाता है। क्यों? बिकॉज उस टाइम में इंडिया खुद का रॉकेट जो इन्वेंट
नहीं कर पाता है। तो इसीलिए उसको सोवियत जो रॉकेट रहता है उसके मदद से, जिसको कापुस्तिन यार जो है जगह, वहाँ से भेजा जाता है 1975 में। इसका एक अपना स्पेशलिटी रहता है कि इसको डिज़ाइन भी करते हैं इंडियंस, और फैब्रिकेट भी जो होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन करना और उसको पूरा पार्ट्स को असेंबल करके एक सैटेलाइट का शेप देना, ये पूरा कौन करता है? इसरो खुद से करता है। इसमें किसी का बाहर का हेल्प नहीं रहता है। बस ये सोवियत जो यूनियन है उसको सिर्फ देता है कि आप मेरे सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस कर दीजिए। क्यों? बिकॉज उस टाइम में अपना खुद का जो रॉकेट जो है वो डेवलप नहीं किया रहता है। फिर उसके बाद में एक बार सैटेलाइट ये बन गया, फिर उसके बाद में दूसरे काम के लिए सैटेलाइट्स डेवलप किए जाते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रहता है, जिसका नाम रहता है भास्कर 1 और भास्कर 2। 1979 और 1981 में दोनों को भेजा जाता है। रिमोट रिमोट सेंसिंग यानी रिमोटली चीज़ों को सेंस करना। जैसे अपना सेंस ऑर्गन होता है कि हम अपने आँख से, नोज़ से, टंग से, ये सब चीज़ों से क्या करते हैं? अपने आसपास का जो चीज़ है उसको देखते हैं, स्मेल करके समझते हैं कि ये क्या है। तो उसी तरह से रिमोटली यानी स्पेस से या फिर बहुत दूर से अपना जो अर्थ है उसके जो फीचर्स है उसको देख करके सेंस करना कि एक्चुअल में अभी वेदर कैसा है, अपना बारिश कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये काम रहता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, कि जो अपना जो भी अर्थ पे जो सिचुएशन हो रहा है उसको रिमोटली सेंस करना। फिर आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन यानी एक आदमी का दूसरे आदमी से बात करने में जो हेल्प होता है उसको, कि यहाँ से मैं सिग्नल भेज रहा हूँ, वो जा रहा है सैटेलाइट पे, फिर सैटेलाइट जो है वो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके दूसरे जो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ उसके पास में वो पहुँचा रहा है। ये होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फिर इसी का सब टाइप होता है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, यानी एक आदमी है वो बहुत सारे लोग को मैसेज भेज रहा है। जैसे रेडियो पे क्या है, कोई एक जगह पे बैठकर लोग बोलते हैं और उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं। सिमिलरली टेलीविज़न, किसी एक जगह से कोई जो प्रोग्राम वगैरह है उसको ऑपरेट किया जाता है और ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो प्रोग्राम को लोग देखते हैं। तो ये हुआ ब्रॉडकास्ट। फिर मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट भी इंडिया लॉन्च करता है, कि ये कोई एक काम नहीं करेगा बल्कि एक से ज़्यादा काम में इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये रहता है अपना इनसैट 2 सीरीज़, जो कि 1992 में डेवलप होता है। इनसैट 2A सीरीज़ ये सभी इनसैट का है। फिर नेविगेशन जैसे अपना जीपीएस है, तो जीपीएस तो वो बाहर के कंट्री का है, तो इंडिया खुद का एक अपना जीपीएस टाइप का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करता है, और वो सक्सेसफुली अभी चल रहा है। नेविगेशन जैसे अपना गूगल मैप पे हम लोग देखते हैं कि मेरा रास्ता कौन सा है, मेरा खुद का लोकेशन क्या है, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो इंडिया में ये कौन से सैटेलाइट की हेल्प से किया जाता है? अपना IRNSS जो सिस्टम है, सैटेलाइट का सिस्टम, ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि बहुत सारे सैटेलाइट आपस में मिल करके ये नेविगेशन में हेल्प करते हैं। इसको नाविक भी नाम दिया गया है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन यानी बहुत सारे सैटेलाइट मिल करके आपस में काम कर रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग होता है जुलाई 2013 से। तो यहाँ पर भी देखिए कहाँ हम खुद का जो सैटेलाइट है वो दूसरे के हेल्प से लॉन्च कर रहे थे, फिर वहाँ से हम चले आए यहाँ पर, जहाँ पे हम एक सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन बना करके खुद का नेविगेशन सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें भी इसरो का काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट रहा है। फिर आता है अपना रेस टू द मून। आज हम चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंडिंग का जो जश्न मना रहे हैं। इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? इसका स्टार्टिंग जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ये अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में 2003 में ये अनाउंस करते हैं कि इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो मून पर एक खुद का जो लैंडर है, खुद का जो ऑर्बिटर है उसको भेजना है। तो ये था इंडिया का अनाउंसमेंट। बट वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले जो मून पे जाने वाला चीज़ है वो है यूएसएसआर का लूना 2। फिलहाल में ही यूएसएसआर का एक लूना जो लैंडर है वो क्रैश लैंड कर चुका है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं डिटेल में जाते हैं। बट यूएसएसआर का लूना 2 जो है वो 13 सितंबर 1959 को चांद पर लैंड करने वाला, चांद पर पहुंचने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था। फिर ये ऑलमोस्ट सभी को पता है कि 28 जुलाई को 1969 इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और फिर उनके बाद उन्हीं के साथ में गए हुए बज एल्ड्रिन, ये दोनों चांद पर कदम रखते हैं। तो जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड ऐसे बोल करके। तो ये उनका व्हीकल रहता है, इसको ईगल बोलते हैं, इसीलिए एक टर्म सुने होंगे, द ईगल हैज़ लैंडेड।
तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मैसेज भेजना चाहते हैं चांद पर से नासा को कि हाँ अपना जो व्हीकल है वो चांद पर लैंड कर चुका है, तो वो अनाउंस करते हैं द ईगल हैज़ लैंडेड। ईगल क्यों? बिकॉज उनका जो ये जो व्हीकल रहता है लैंडर, इसका नाम रहता है ईगल। इंडिया जो लैंडर भेजा है उनका नाम है विक्रम लैंडर। तो इसीलिए द ईगल हैज़ लैंडेड बहुत ही फेमस एक फ्रेज़ रहा है। फिर जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड, ये भी फेमस रहा है। क्यों? बिकॉज जो पहला कदम वो रखते हैं उस टाइम में उनके ये पहले स्टेप को जो कि चांद पर रखा जाता है, यही फ्रेज़ बोल करके संबोधित किया जाता है, द जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड। फिर चाइना का अपना एक अचीवमेंट है कि Chang'e 4 जो ये रहा है लैंडर रहा है, ये 3 जनवरी 2019 को मून के फार साइड में अपना जो मून रोटेट कर रहा है तो उसका एक साइड जो है वो अर्थ से हमेशा ऑपोजिट साइड में रहता है। ये अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मून का जो रोटेशन टाइम है वो उसके अर्थ के रिवॉल्यूशन के टाइम से मैच कर जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम अगर चांद की तरफ देख रहे हैं तो हमेशा चांद का एक ही साइड हमको दिखाई देता है, कभी भी दूसरा साइड नहीं दिखाई देता है। तो ये दूसरा साइड जो है उसको बोलते हैं फार साइड, जो कि अर्थ से फार की तरफ है, दूसरे की तरफ। तो फार साइड में कभी कोई अपना सैटेलाइट नहीं भेज पाया था। तो चाइना का जो Chang'e 4 जो लैंडर रहा है वो ऐसा पहला लैंडर रहा है जो कि चांद के फार साइड में लैंड करने में सक्सेसफुल रहा है। फिर यहाँ से अपने जो इंडिया का जो मून रेस रहा है उसके तरफ में मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्रयान 1 का ये एक डायग्राम बना हुआ है। चंद्रयान 1 क्या होता है? लॉन्च करता है। चंद्रयान 2 भी इसी तरह लॉन्च करता है, 3 भी इसी तरह लॉन्च करता है कि आप देख रहे हैं कि लॉन्च कर रहा है। फिर लॉन्च करने के बाद में अर्थ के चारों तरफ ये कुछ दिन तक रोटेट करता है। फिर जब एक सक्सेसफुल एक इनको ये मिल जाता है तो ये रिलीज़ हो जाता है मून की तरफ। फिर मून के चारों तरफ ये रोटेट करता है और धीरे धीरे करके अपना जो मून से जो दूरी है उसको कम करते हुए एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो मून के ऊपर में लैंड कर जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम डायरेक्ट अगर कोशिश करेंगे अर्थ से डायरेक्ट सेंड करने का, तो ऐसा डायरेक्ट सेंड करने में क्या हो रहा है? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है इसको ओवरकम करने के लिए रॉकेट में जो फ्यूल लगेगा, रॉकेट का जो स्ट्रेंथ लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा हमको। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ का रॉकेट बनाना है, ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी का, तो खर्चा भी अपना उतना ही आएगा। तो लूना जो रिसेंट जो सैटेलाइट जो रसिया का क्रैश कर गया है वो डायरेक्ट ऐसे गया था। इसीलिए क्या जब लूना जो लॉन्च किया गया था वो Chandrayaan 3 के बाद में लॉन्च किया गया था और वो चांद के करीब जो है वो Chandrayaan 3 से पहले पहुंच गया था। क्यों? बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन लेकर के गया है। बट अपना Chandrayaan 3 जो है वो अर्थ के चारों तरफ कुछ दिन घुमा है एंड देन अगेन वो रिलीज़ होकर के मून के चारों तरफ घुमा है एंड देन मून के सैटेलाइट पर लॉन्च कर गया। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको स्पीड इंक्रीज़ करने में और ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? बिकॉज इफ़ अगर फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स? कोई भी अगर चीज़ घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है सेंटर की तरफ में, जो कि उसका स्पीड इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी के अगेंस्ट ना जाकर बल्कि अर्थ के ग्रेविटी को ही यूटिलाइज़ करके, सेंट्रीपिटल फोर्स को यूटिलाइज़ करके और ज़्यादा सस्ते में और ज़्यादा कम खर्च में अपना रॉकेट जो है वो लॉन्च हो जा रहा है। इसीलिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि Chandrayaan 3 का जो एक्सपेंडिचर रहा है वो बाहुबली के जो बजट है उससे भी कम रहा है। क्यों? बिकॉज इसरो ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वो ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने में ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं लग रहा है। तो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था Chandrayaan 1 में, Chandrayaan 2 में और Chandrayaan 3 में। Chandrayaan 1 ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। यहीं से Chandrayaan 2 को भी लॉन्च किया गया, Chandrayaan 3 को भी यहीं से लॉन्च किया गया। इसमें एक पार्ट था ऑर्बिटर और दूसरा था मून इम्पैक्ट प्रोब। ये दोनों के बारे में बताएंगे थोड़ा देर बाद। लॉन्च व्हीकल जो था वो PSLV XL C11। तो PSLV था, इससे पहले हम लोग पढ़े कि SLV, PSLV, GSLV, फिर LVM। तो इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो था PSLV। उस टाइम में जो इसरो के चेयरमैन थे वो थे G माधवन नायर।
और 2007 में मतलब इसके लॉन्च से जस्ट 1 साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम अपने प्रेसिडेंटशिप से हटते हैं, मतलब उनका 5 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चंद्रयान 1 का जो पूरा डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली 2007 से पहले ही शुरू हो गया था। मतलब चंद्रयान 1 का जो तैयारी किया गया था उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे अपने, एपीजे अब्दुल कलाम थे। और वो इसरो के जो कंस्ट्रक्शन का जो ये है ऑफिस है वहाँ पे जाते थे। और 2007 में जब वो प्रेसिडेंटशिप से हट गए, उसके बाद भी जब इसका लॉन्च का टाइम आया था तो उससे जस्ट पहले वो जी माधवन नायर से मिलते हैं और पूछते हैं कि अपना ये जो चांद पर पहला जो लॉन्च व्हीकल जा रहा है तो इसका क्या प्रूफ रहेगा, ये अपने क्या निशानी वहाँ पर छोड़ेगा जो कि इंडिया के लिए एक इतिहास बन जाएगा कि हाँ इंडिया कभी मून के ऊपर में आया था। तो उस टाइम में जी माधवन नायर है वो बोलते कि हाँ ये जाएगा। और ऑर्बिटर है, उस टाइम में सिर्फ ऑर्बिटर रखा गया था चंद्रयान 1 में कि चंद्रयान 1 जाएगा और ऑर्बिट करेगा। ऑर्बिट मतलब मून के चारों तरफ सिर्फ घूमेगा और घूमते हुए उसको जो काम दिया गया है मैपिंग करना, एक्सरे का ये निकालना, फिर आइस डिटेक्ट करना, ये सब वो चांद के आसपास में ऑर्बिट में घूमते हुए ही करेगा। तो उस टाइम तक चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर को ही रखा गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम जब आकर के बोलते हैं कि इंडिया क्या अपना निशानी छोड़ेगा चांद के ऊपर में, तो उस टाइम में जी माधवन नायर बोलते हैं कि ऑर्बिटर से चांद की तस्वीरें ली जाएगी, फ़ोटो खींची जाएगी। तो उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि नहीं कुछ और करना है। तो उस टाइम में फिर एक मून इम्पैक्ट प्रोब का एक सजेशन आता है कि एक बॉक्स टाइप का चीज़ रहेगा, उसको हम लोग चांद के ऊपर में जस्ट ड्रॉप कर देंगे, कोई लैंडिंग वगैरह नहीं करना है, ऑर्बिटर से चांद के ऊपर में ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। और उसके मून इम्पैक्ट प्रोब के ऊपर में वो जो बॉक्स रहता है गिरने वाला, उसके ऊपर में इंडिया का फ्लैग रहेगा। तो यही स्टोरी रहता है कि ऑर्बिटर के बाद में मून इम्पैक्ट प्रोब नाम का एक बॉक्स रहता है, उसको वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं डिज़ाइन में ताकि वो मून इम्पैक्ट प्रोब है वो उस पर ऐड हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, चंद्रयान 1 का ऑब्जेक्टिव रहता है केमिकल और मिनरलॉजिकल मैपिंग। ठीक, वहाँ का जो केमिकल है, मिनरल है, उसको मैप करना कि कहाँ पे क्या चीज़ है। सरफेस पे और सरफेस के जस्ट नीचे में वाटर आइस है कि नहीं। वाटर आइस क्यों, बिकॉज जब टेम्परेचर 0 से कम होता है तो सिर्फ वाटर का आइस नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों का आइस बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आइस बन सकता है। तो इसका जो काम रहता है वो रहता है वाटर का आइस को डिटेक्ट करना, कहाँ, सरफेस पे और सरफेस के जस्ट नीचे। इसका तीसरा काम रहता है हाइट वेरिएशन को नापना कि चांद के ऊपर में जो ये है पहाड़े हैं, फिर जाके जो क्रेटर्स है उसको क्या डेप्थ है, कहाँ पे क्या डेप्थ है, कहाँ पे कितना डेप्थ है, कहाँ पे कितना हाइट है, ये सब मेज़र करना भी चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर का फंक्शन रहता है। चंद्रयान 1 को 2 साल के लिए भेजा जाता है चांद के ऑर्बिट में और 1 साल बाद ही 2009 में अगस्त में इसरो का कांटेक्ट जो है उससे छूट जाता है, कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। असल में कांटेक्ट रहना चाहिए था 2010 तक, क्यों, बिकॉज 2 साल का ड्यूरेशन था कि अक्टूबर 2010 तक चंद्रयान 1 इसरो को अपना जो भी वहाँ पे वो स्टडी करेगा उसका डेटा वो इसरो को भेजता रहेगा। बट 2009 अगस्त में कांटेक्ट लॉस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में पता नहीं चलता है कि चंद्रयान 1 कहाँ गया, कहाँ है। फिर नासा का जो ग्राउंड स्टेशन रहता है वो डिटेक्ट करता है कि चंद्रयान 1 जो है जुलाई 2016 में ये डिटेक्शन होता है। तब देखता है कि चंद्रयान 1 जो है वो अपना 2 साल से ज़्यादा यानी 2008 से 2016 तक भी वो चांद के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है। असल में मिशन लाइफ रहता है 2 साल का कि 2 साल तक ये चांद के आसपास घूमेगा और देन वो चांद में जा कर के क्रैश कर जाएगा। लेकिन क्योंकि कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है तो वो घूमता ही रहता है सोलर जो उसमें पैनल्स लगे उसके मदद से, और वो स्टिल अभी तक वो चांद के चारों तरफ में ऑर्बिट में घूम रहा है। चंद्रयान 1 के जो मेजर अचीवमेंट्स है वो क्या है। इंडिया का पहला ऐसा चीज़ जो कि चांद के सरफेस को टच करता है वो होता है वो मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसको कौन सजेस्ट करता है, एपीजे अब्दुल कलाम, की ऐसा कुछ चीज़ होना चाहिए जो कि चांद के ऊपर में इंडिया का जो सिंबल है, इंडिया का जो निशानी है उसको परमानेंटली वहाँ पे छोड़ सके। तो मून इम्पैक्ट प्रोब को ड्रॉप किया जाता है और वो मून इम्पैक्ट प्रोब इंडिया का पहला ऐसा चीज़ रहता है जो कि चांद के सरफेस को टच करता है।
वो पॉइंट जहाँ पे वो मून इम्पैक्ट प्रोब जा कर के ड्रॉप होता है, जाके गिरता है, उसको बोलते हैं सैकलेटन क्रेटर। साउथ पोल में है ये, उसके पास में। तो वो जो साइट रहता है उसको फिर APJ अब्दुल कलाम ही ये रिकमेंड करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, जिनके इनिशिएटिव पर इसरो को फॉर्म किया गया था, उनके नाम पर ही वो जो स्पॉट है मून इम्पैक्ट प्रोब का, उसको रख दिया जाए। और ये जो मून इम्पैक्ट प्रोब जो गिरता है चांद के ऊपर में, उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन रहता है, यानी 14 नवंबर। तो इसीलिए बाद में गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देता है और वो जगह का नाम हो जाता है जवाहर स्थल। इंडिया जो है वो 5वां ऐसा देश बन जाता है जो कि मून के सरफेस को टच करता है। पहला तो है USSR, देन US, देन जापान, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो 2006 में। डिस्कवरी ऑफ वाटर, तो मून इम्पैक्ट प्रोब जा करके मून के सरफेस को टच करता है, ये हुआ एक अचीवमेंट इंडिया का। दूसरा होता है कि चंद्रयान 1 के ऊपर में एक नासा अपना एक पेलोड भेजता है। पेलोड मतलब जो सैटेलाइट के अलावा, जो रॉकेट के अलावा जो दूसरे जो चीज़ें कुछ अटैच रहते हैं, उसको बोलते हैं पेलोड। तो नासा का एक पेलोड रहता है जिसको बोलते हैं मिनी SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये मिनी SAR वहाँ पे वाटर आइस डिटेक्ट करता है। कहाँ पे? परमानेंटली जो शैडो रीजन है, जहाँ पे सन का जो लाइट है वो कभी नहीं पहुँचता है, वहाँ पे। ऑब्वियसली सन का लाइट नहीं पहुँच रहा है, मतलब वहाँ पे कभी हीट नहीं पहुँचेगा, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में रहेगा। और टेम्परेचर नेगेटिव में मतलब जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो बहुत ही सदियों से जमा ही हुआ है। तो वो जो आइस जो काफ़ी दिनों से जमा हुआ है, उसमें प्री हिस्टोरिक जो अर्थ का जो सैटेलाइट जो हेवनली जो सिस्टम रहा है कि मून कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, ये सब वहाँ से हम लोग स्टडी करके निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये वाटर आइस का जो डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मून इम्पैक्ट प्रोब जो रहता है, जो बॉक्स रहता है, उसके अंदर में भी कुछ इक्विपमेंट्स को भेजा जाता है, जिससे क्या जिससे जो मून के जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का डिटेक्शन होता है। तो ये मिनी SAR है, वो क्या करता है, जो क्रेटर्स के अंदर में जो आइस है उसको डिटेक्ट करता है, और मून इम्पैक्ट प्रोब जो है वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको डिटेक्ट करता है। तो ये दोनों का अपना अलग डिटेक्शन रहता है, दोनों ही अलग अलग जगह पे वाटर का डिटेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो ऑर्बिटर यानी जो चांद के चारों तरफ घूम रहा है, वो पार्ट की मदद से उसमें एक कैमरा रहता है जिसको बोलते हैं टेरेन मैपिंग कैमरा। वो चांद के ऊपर में अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स डिटेक्ट करते हैं। लावा ट्यूब्स मतलब कभी उससे लावा निकलता होगा बाहर, जैसे अभी अर्थ के ऊपर में अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे जो लावा निकलते हैं, तो लावा निकलने का जो अपना ट्यूब्स है, जो अंदर से बाहर लावा को बाहर फेंक रहा है, वो ट्यूब्स जब एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया है, तो वैसा खाली जो ट्यूब्स है उसको डिटेक्ट किया था टेरेन मैपिंग कैमरा, जो कि चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर पर फिक्स था। फिर ये जो लास्ट अपना दिख रहा है मैग्मा ओशन थ्योरी, इसके पीछे का जो हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, वो चांद कैसे फॉर्म हुआ है इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहता है, वो कभी अर्थ से कोलाइड करता है। यहाँ पर जो आप पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, वो अर्थ की तरफ में आ रहा है और फिर वो अर्थ से कोलाइड करता है। कोलिजन के बाद में अर्थ का जो कुछ टुकड़ा है, अर्थ का जो कुछ पार्ट है, वो अर्थ से छिटक करके अलग हो जाता है। तो अर्थ का वो पार्ट जो कि ये कोलिजन के वजह से छिटक करके बाहर निकल गया है, वहीं पे आज ओशन जो ओशन है वो फॉर्म किया हुआ है। ऑब्वियसली जहाँ पे ओशन है वहाँ पे अर्थ का जो मास है, लैंड मास, वो नहीं है, तो वो लैंड मास गया कहाँ? तो यही बेसिस पर, यही थ्योरी पर ये जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी जो है वो लाया गया। ये जो पूरा कॉलिजन का जो थ्योरी है, इसको बोलते हैं जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, कि एक बड़ा सा कुछ ऑब्जेक्ट था, वो अर्थ से आके कोलाइड करता है और अर्थ का जो लैंड मास है उसको अर्थ से अलग कर देता है छिटक करके, और फिर वो जो लैंड मास है, अर्थ का जो हिस्सा है, वो डस्ट के तरह में, धूल मिट्टी की तरह अर्थ के चारों तरफ घूमने लगता है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको थर्ड में, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और घूमते घूमते फिर वो आपस में मिल जाता है और आपस में वो इकट्ठा होकर के बिल्कुल स्फेरिकल शेप ले लेता है, गोल, और गोल शेप लेकर के वो अर्थ का जो चांद का जो शेप है वो ले लेता है। तो ये था जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी। तो ये जो मैग्मा ओशन थेसिस है, ये इसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि जब मून फॉर्म हुआ था तो ये मोल्टेन फॉर्म में था, ये पिघला हुआ फॉर्म में था।
क्यों? बिकॉज जब इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट के बाद में जो डस्ट पार्टिकल जो अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं वो मोल्टेन स्टेट में रहता है। क्यों? बिकॉज जब इम्पैक्ट हुआ तो हीट जनरेट हुआ है और हीट जनरेशन के वजह से ये मोल्टेन फॉर्म में रहता है, पिघला हुआ फॉर्म में। तो ये चंद्रयान 1 के साथ में एक M3 इक्विपमेंट सेंड किया जाता है। M3 मतलब मून मिनरोलॉजी मैपर। तो ये कुछ ऐसे क्रिस्टल डिटेक्ट करता है मून के ऊपर में जो कि तभी फॉर्म हो सकते हैं जो कभी मोल्टेन फॉर्म में हो, यानी ऐसा जो ऑब्जेक्ट है जो कि कभी पिघला हुआ हो फिर वो जम करके वो क्रिस्टल बना है। तो ऐसा क्रिस्टल ही ये M3 जो इक्विपमेंट है वो डिटेक्ट करता है। तो ये जो पूरा जो हाइपोथेसिस है इसको एक सपोर्ट मिलता है चंद्रयान 1 के इस अचीवमेंट से। फिर दूसरा जो चंद्रयान जो लॉन्च किया जाता है वो चंद्रयान 2 है और सभी को पता है कि ये फेल्ड होता है और इसी के वजह से चंद्रयान 3 जो है वो आज इतना एक्साइटिंग हो गया है। क्यों? बिकॉज चंद्रयान 3 जो है वो अब एक चैलेंज की तरह था इंडिया के लिए। ये चंद्रयान 1 में तो ऑर्बिटर हम भेज दिए, एक MIP जो है वो उसको बस ड्रॉप करवा दिए, उसको लैंड नहीं किए। तो ऑर्बिटर भेजने में तो हम सक्सेसफुल रहे, बट किसी चीज़ को सेफली लैंड कराना ये एक इसरो के लिए चैलेंज था। तो चंद्रयान 2 में सेम रहता है, ऑर्बिटर एक रहता है, एक विक्रम लैंडर रहता है और एक रोवर रहता है, रोवर प्रज्ञान। रोवर मतलब जो चांद के ऊपर में जा कर के व्हीकल की तरह वो मूव करेगा और मूव करते करते वहाँ से कुछ सॉइल्स लेगा, कुछ इक्विपमेंट मिनरल्स लेगा और उसको स्टडी करेगा। तो ये 3 पार्ट रहते हैं, बट ये इसका लैंडर जो रहता है वही क्रैश कर जाता है जा करके। अब लैंडर क्रैश कर गया तो रोवर भी कहाँ से वहाँ पे रोल आउट करेगा। तो ये मिशन जो है इसका सेकेंड पार्ट जो रहता है लैंड कराना वो फेल हो जाता है। बट इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑर्बिटर को मून तक भेजना, इसमें वो सक्सेसफुल रहता है इंडिया। तो पार्टली सक्सेसफुल है ये और पार्टली फेल। तो इसीलिए चंद्रयान 3 जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग रह गया इंडिया के लिए, एज अ चैलेंज हो गया ये। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है 22 जुलाई 2019 को। इसका ओरिजिनली क्या रहता है, जॉइंट वेंचर रहता है, मतलब इसरो और रसिया का जो रोस्कोसमोस है वो आपस में मिल करके इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं पहले कि अपना जो ऑर्बिटर वाला पार्ट है वो कौन बनाएगा, ऑर्बिटर और रोवर वो बनाएगा इसरो, और जो लैंडर है वो बनाएगा रोस्कोसमोस यानी रसिया। फिर बाद में रसिया जो रहता है वो इससे पुल आउट कर लेता है कि मेरे को अब इसमें कंटिन्यू नहीं करना है। तो फिर इंडिया के लिए ये चैलेंज रह जाता है कि अब इंडिया को लैंडर भी बनाना है जो कि चांद के सरफेस पे जाके लैंड करेगा। इसीलिए जो होता है चंद्रयान 2 ये थोड़ा सा पीछे होते जाता है, बिकॉज अपना ये जो रसिया का कंट्रीब्यूशन है ये तो ख़त्म हो गया। तो फाइनली ये क्या करता है, क्रैश लैंड करता है, अपना स्पीड जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाता है। अब इसका एक रोल रहा है, चंद्रयान 2 भले ही फेल हो गया बट चंद्रयान 3 के जो सक्सेसफुल लैंडिंग है इसमें चंद्रयान 2 का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैसेज टाइप का है, वेलकम बडी। ये वेलकम बडी वही मैसेज है जो कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है जो कि चांद के चारों तरफ घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। तो ये जब चंद्रयान 3 के लैंडर से कांटेक्ट करता है, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो जब इसके करीब आता है इसके ऑर्बिटर के, तो आपस में ये दोनों में कांटेक्ट होता है। और जब कांटेक्ट होता है तो ये पहला मैसेज रहता है जो कि चंद्रयान 2 किसको भेजता है, चंद्रयान 3 के लैंडर को, वेलकम बडी। इसके अलावा ये पहले से क्या करता है, मून के साउथ पोल पर सेफ जो लैंडिंग का जो जगह है जहाँ पर क्रेटर्स का जो ये है संख्या है वो कम है, जो सरफेस है वो जो प्लेन है, क्यों? बिकॉज ताकि वो प्लेन सरफेस पे इजीली जो विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 का वो लैंड कर पाए। तो ये सब काम जो है वो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो पहले से करके तैयार रखता है कि हाँ जब ये चंद्रयान 3 का लैंडर आएगा तो इसको हम यहीं पे लैंड कराएंगे। तो लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मदद करता है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। फिर चंद्रयान 2 का एक और फंक्शन जो है वो अलॉट कर दिया गया है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो पहले कम्युनिकेशन किसको भेजेगा, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को। मान लो यहाँ पे चंद्रयान 3 का लैंडर है, उसको इसरो से कांटेक्ट करना है तो वो पहले मैसेज भेजेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को। फिर चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो इसरो को मैसेज भेजेगा, जो भी लैंडर का जो रिजल्ट रहेगा उसको भेजेगा। और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो डायरेक्टली भी मैसेज भेज सकता है। तो कम्युनिकेशन लॉस्ट होने का जो वो चांसेस है वो ऑलमोस्ट नील हो गया। क्यों? बिकॉज अब अपने पास 2 तरीका है चंद्रयान 3 के लैंडर से कांटेक्ट करने का, एक तो डायरेक्ट और दूसरा अगर डायरेक्ट मिस हो जाए तो
चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से। तो पहला जो मेथड है वो ये वाला इसरो यूज़ कर रहा है कि पहले चंद्रयान का जो लैंडर है वो कांटेक्ट करेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से, एंड देन ऑर्बिटर जो है वो इसरो को मैसेज भेजेगा। ये पहला ऑप्शन यूज़ कर रहा है इसरो। इफ़ बाई चांस अगर ये ऑप्शन फेल कर जाए तो चंद्रयान का जो 3 का जो लैंडर है वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो डायरेक्टली इसरो को अपना जो मैसेज है वो भेजेगा। तो चंद्रयान 2 भले ही खुद फेल हो गया, बट चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्चिंग में, सक्सेसफुल लैंडिंग में इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मूव करते हैं हम अब चंद्रयान 3 के तरफ में, जो अपना आज का मेन टॉपिक है। चंद्रयान 3 अब सक्सेसफुल कोई भी अर्थ के बाहर का जो बॉडी है, हेवनली बॉडी, वहाँ पे लैंड कर चुका है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इनकरेजिंग एक्सपेरिमेंट रहा है, क्यों? बिकॉज अगर चांद पे लैंड कर सकता है तो वो वीनस पे लैंड कर सकता है, मार्स पे लैंड कर सकता है, कहीं भी जहाँ तक ये अपना सैटेलाइट भेज पाए वहाँ पर ये लैंडिंग करने का कैपेबिलिटी रखता है। तो ये था एक इनकरेजिंग जो आउटकम है वो चंद्रयान 3 का। फिर इसका जो लैंडिंग का जो शुरुआत होता है वो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, जिसको ISTRAC भी बोलते हैं, वो बेंगलुरु में है। वहाँ से इसका जो सिग्नल है वो शुरू होता है कि हाँ भाई आप पहुँच चुके हैं, अब आपको लैंडिंग करना है। तो करीब शाम जितना टाइम था उतना टाइम को ये मैसेज भेजा जाता है 23 अगस्त 2023 को। और फिर वहाँ से अपना जो एक लेगेसी रह गया, एक लेजेंड रह गया, वो शुरू होता है कि हिस्टोरिकल फेस इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी में। फिर रिसेंटली जो जगह पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर जाके लैंड किया है उसको नाम दे दिया गया है, कौन सा पॉइंट? शिव शक्ति पॉइंट। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था ये LVM-3 से फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में। तो 14 जुलाई को ये अर्थ से लॉन्च किया गया था, एंड देन अर्थ के चारों तरफ ये घूमता है। फिर अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप करके ये जाता है चांद के आसपास, फिर चांद के आसपास ये घूमता है, एंड देन धीरे धीरे करके अपना डिस्टेंस कम करके वो फाइनली लैंड करता है। और ये कहाँ पर लैंड किया है? साउथ पोल का जो 70 डिग्री साउथ है वहाँ पे ये लैंड किया है, जो कि मून के जो साउथ पोल है उससे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यानी 70 डिग्री साउथ से और ज़्यादा नीचे कोई भी कंट्री आज तक लॉन्च नहीं कर पाया है। इसका बहुत सारा रीज़न है। एक रीज़न है कि वहाँ पे जो क्रेटर्स वगैरह है वो काफ़ी डीप है, जो वहाँ का जो टेरेन है, जो सरफेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है। किसी भी मतलब एक प्लेन एरिया लोकेट करना जहाँ पे हम अपना लैंडर को सेफली उतार पाए, वो पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए साउथ पोल पर लैंड करना एक चैलेंजिंग टास्क रहा है किसी भी देश के लिए। फाइनली इंडिया इसमें सक्सेसफुल रहा है। तो ये था अपना चंद्रयान 3 का पूरा मॉड्यूल। ये विक्रम लैंडर है, इसमें देख रहे हैं आप कोई व्हील नहीं है, यानी ये जाएगा और बस जाकर एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, लैंड कर जाएगा। अब हमको जाना है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं विक्रम लैंडर में, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर दूसरा होता है रोवर, एक रैंप जैसा गिरेगा विक्रम लैंडर से, फिर इससे एक छोटा सा व्हीकल टाइप का, गाड़ी टाइप का, वो दूर दूर तक 500 मीटर शायद है कि विक्रम लैंडर से 500 मीटर के इर्द गिर्द ये रोवर जो है वो मूव करेगा, और वहाँ पर जो मिनरल्स है उसको, मिनरल्स एलिमेंट्स जो भी कुछ है उसको वो स्टडी करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये व्हीकल टाइप का नीचे जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रज्ञान रोवर। एक्चुअली में चंद्रयान 3 तो लैंड कर चुका है, अब ये करेगा क्या वहाँ पर जा कर के? इसको बहुत सारे टास्क दिए गए हैं। एक जो लैंडर है जो कि सिर्फ एक जगह पे लैंड किया हुआ है, उसमें 4 इक्विपमेंट्स हैं, ठीक। और जो रोवर है जो कि मूव करेगा उसमें 2 इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। तो लैंडर का जो पहला इक्विपमेंट है उसका नाम है राम्भा, यानी द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। इतना ये डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है कि ये क्या करेगा, वहाँ पे जो लोकेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोन्स हैं उसको स्टडी करेगा, और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आयोन्स, ये सब आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, उसको ये स्टडी करेगा। फिर है चेस्टे, या फिर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, द चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट।
थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ है जो ल्यूनर सरफेस का, कि कहाँ पे कितना हीट हो रहा है, कहाँ पे कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हीट रिलीज़ हो रहा है, सन के मूवमेंट के साथ में कैसा इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो सब ये स्टडी करेगा। फिर है इल्सा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी यानी जो भूमिकंप जो है उससे जो रिलेटेड ये है कि अर्थ पे जो मून पे जो भूमिकंप आ रहे हैं, जो भूकंप आ रहे हैं, उसको ये स्टडी करेगा। जो मून का जो सरफेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेक्स आते हैं और सिस्मिक एक्टिविटी है जो वो बहुत ज़्यादा है। ये चंद्रयान 1 डिटेक्ट कर चुका था पहले, तो इसको और डीप में ये स्टडी करेगा। फिर चौथा जो इक्विपमेंट है वो है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। इसको नासा ने भेजा है और इसका काम है रेट्रो रिफ्लेक्टर करना, यानी जो लेज़र्स को जो भेजा जाएगा, यानी आने वाले जो दिन है जिसमें और भी ज़्यादा ऑर्बिटर लैंडर ये सब भेजे जाएंगे, उनको ये गाइड करने में हेल्प करेगा। इनको वो सब आने वाले मतलब अपकमिंग जो एक्सप्लोरेशन रहा है, होने वाला है, उसमें ये हेल्प करेगा। ये एक लोकेशन बताएगा कि हाँ यहाँ पर सेफ लैंडिंग का स्पेस है। तो ये फ्यूचर जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके लिए यूज़फुल है। नासा ने भेजा है ऑब्वियसली और नासा इसको यूटिलाइज़ करेगा। फिर रोवर के ऊपर में, रोवर में दो इक्विपमेंट्स है। एक है लिप्स यानी द लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। फिज़िक्स में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो इसका टास्क है केमिकल और मिनरल का जो कॉम्पोजिशन है ल्यूनर सरफेस पे, चांद के सरफेस पे, कि चांद का जो सॉइल है, चांद के ऊपर में जो मिट्टी है या फिर जो भी कुछ ये है, उसमें क्या केमिकल है, उसमें क्या क्या मिनरल्स है, उसको स्टडी करना इसका काम है। फिर आता है दूसरा जो इक्विपमेंट जो कि रोवर के ऊपर में है वो है APXS, अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल सेंड करेगा और उससे जो लिप्स जो डिटेक्ट करेगा कि मून के सरफेस पे ये केमिकल है, ये मिनरल है। अब वो केमिकल मिनरल का प्रॉपर्टी क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसको स्टडी करने के लिए ये APXS वो काम करेगा। तो ये था चंद्रयान 3 का फंक्शन। तो आप लोग कुछ देख रहे होंगे कि हाँ कुछ लोग एक मीम्स बन गया है कि कोई बोल रहा है कि जो लोग चांद के ऊपर गए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, या फिर जो चांद से जो चंद्रयान 3 वापस आएगा उनको हमारा वेलकम करना चाहिए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ना चंद्रयान 3 के ऊपर में कोई गया है और ना चंद्रयान 3 जो है वो रिटर्न बैक का एक प्रोजेक्ट है। उसमें कोई रिटर्न कुछ नहीं होने वाला है, वो वहीं पर रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो वापस आने वाला है। तो अब ये चांद से या फिर कोई भी सरफेस से वापस लाना, तो ये अब एक चैलेंज बन गया है इसरो के लिए कि हम भेज तो दिए, सेफली लैंड करा दिए, अब वहाँ से कुछ कलेक्ट करके हमको वो जो लैंडर है उसको वापस अर्थ पे लाना। तो देखते हैं ये कब करता है इसरो में भी। इसरो प्लान कर चुका होगा ऑलरेडी इसको करने के लिए। तो मून से अपना ये जो माइथोलॉजिकल जो लिंक्स है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है कि चंदा मामा बोलते हैं, रामचंद्र, फिर अपना ये जो लॉर्ड शिवा है, इनके एयर पर हमेशा हमको चांद दिखता है। इसका एक स्टोरी है कि चांद जो है वो जैसा अपना स्टोरी है कि बृहस्पति, मंगल, ये सब क्या है, एक नक्षत्र है। तो वैसे ही चांद जो है इसके कॉन्सोर्ट्स है, यानी इसके साथ में रहने वाली कॉन्सोर्ट्स है। तो कॉन्सोर्ट्स चांद के 27 है, 27 जो लेडी है वो चांद के साथ में रहती हैं। फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें चांद को कर्स किया जाता है कि तुमने ये गलती किया है, अब तुमको ये अभिशाप मिल रहा है। अभिशाप क्या मिलता है कि चांद जो है वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। फुल मून नहीं रहेगा, फुल मून के बजाय वो धीरे धीरे कटता रहेगा और वो वैसे ही वैनिश होता जाएगा। तो अब चांद जो है वो समझता है कि अब तुम प्रॉब्लम में पड़ गए, अब तुम ऐसे करते गए तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो जो चांद रहता है वो कहाँ जाता है, लॉर्ड शिवा से उसका कर्स का जो है वो उपाय ढूंढने के लिए जाता है। तो वो जगह जहाँ पे चांद लैंड करता है, चांद आता है और आके लॉर्ड शिवा से मिलता है, वो जगह है सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। सोमनाथ का मंदिर जो है वो इस स्टोरी से रिलेटेड है। तो वो सोमनाथ जो है गुजरात में, वहाँ पे चांद जा कर के शिव से मिलते हैं। फिर शिव जी क्या करते हैं, वो चांद को अपने बालों के ऊपर में लगा देते हैं। क्यों? बिकॉज शिव जी का जो बाल है वहीं से बोलते हैं कि गंगा का जो है वो उत्पत्ति होता है। अब गंगा जो है वो किसी भी चीज़ को रिजुविनेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये है कि हाँ, गंगा जो है वो उपजाऊ या फिर किसी भी चीज़ को वापस से पहले की तरह बना देने के लिए कैपेबिलिटी रखती है।
जैसे पूरा पाप धुल गया अपना, हम पहले जैसे हो गए। तो वैसे ही गंगा जहाँ से उत्पत्ति हो रहा है, गंगा जहाँ से निकल रहा है, वहीं पे चांद को शिव जी लगा देते हैं अपने बालों में। तो वहाँ से देखते हैं कि फिर चांद जो है वह वापस से अपना बनना शुरू हो गया है और फुल मून वो बन जाता है। तो ये स्टोरी है चांद का, माइथोलॉजिकल स्टोरी। फिर दूसरा है कि इस्लामिक सिंबल। ये जो चांद तारा का जो सिंबल है, ये पाकिस्तान के फ्लैग पे है, इंडोनेशिया के फ्लैग, तुर्की के फ्लैग। तो बहुत लोग इसको इस्लाम से रिलेटेड करते हैं, बट इसका जो मेन जो है ये स्ट्रेंथ रहा है कि ये ऑटोमन एम्पायर जो था, जो कि इस्लामी खलीफा जो रहते हैं, मैक्सिमम खलीफा ऑटोमन एम्पायर से ही आए हुए हैं। तो वो खलीफा जो ऑटोमन एम्पायर जो रहता है, ऑटोमन एम्पायर का जो सिंबल रहता है वो रहता है चांद और तारा। तो इसीलिए आज के टाइम में जो इस्लामिक सिंबल है उसमें चांद का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। फिर जब हम लोग बोलते हैं रामचंद्र, तो इंडिया में जो क्षत्रिय जो डायनेस्टी रहा है उसमें दो डायनेस्टी है, एक है सूर्यवंशी और दूसरा है यदुवंशी। तो सूर्यवंशी लोग ये क्लेम करते हैं कि वो लोग सूरज के ये है वंश से हैं, और यदुवंशी यानी वो लोग मून के वंश से हैं। अब जो रामचंद्र थे वो सूर्यवंशी थे, लेकिन उनके नाम के साथ में चंद्र को यूज़ किया जाता है। क्यों? बिकॉज ये स्टोरी है कि वो चांद को से बहुत ही ज़्यादा अटैच थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब वो रात को सोते थे तो उनको नींद नहीं आता था जब तक वो चांद को ना देखें। तो उनकी माँ जो थी कौशल्या, वो उनके बेड के जस्ट बगल में एक पानी का पतीला रखती थी जिसमें चांद का रिफ्लेक्शन श्री राम को दिखता था, और वो देखते देखते उसको सो जाते थे। तो ये इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं तो रामचंद्र, श्री रामचंद्र, ये एक स्टोरी है। फिर चंदा मामा, ये तो फेमस है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। तो चंदा मामा ऐसा है, चंदा मामा ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों में फेमस है। चंदा मामा क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे चांद है, आता है डेली और फिर चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे क्या घर में मामा लोग जो है वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसलिए चांद को भी उसी तरह रिलेट किया गया। तो चांद भी वैसे क्या डेली आता है और फिर चला जाता है, तुरंत चला जाता है। फिर मुंडा वोकैबुलरी जो है, मुंडा जो ट्राइब्स है वो चांद को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। ठीक, तो माँ से ही वर्ड आ रहा है मास, मंथ, जो मंथ है महीना, तो उसको मास बोलते हैं। एक मास, दुई मास, ऐसा बंगला में बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में बोलते या फिर नहीं। तो मास जो है वो मंथ, वो उससे आ रहा है। फिर वही माँ जो रूट वर्ड है चांद का, उससे फिर वर्ड आ रहा है अमावस, पूर्णिमा, पूर्णिमा यानी जो पूर्ण हो जा रहा है, माँ जो वो पूर्ण हो जा रहा है। तो चांद जो वो अगर पूरा हो गया तो पूर्णिमा, और चांद जो वो अगर पूरा ही वैनिश हो गया तो अमावस। तो ये दोनों में माँ वर्ड जो है वो मुंडा का ट्राइब्स जो है, मुंडा ट्राइब्स, उनके वोकेबलरी से आ रहा है कि वो लोग चांद को माँ बोलते हैं। फिर अपना ये मून गॉड भी इंडिया में है, यानी मून गॉड का जो है वो हमेशा 27 अपने कॉन्सोर्ट्स जो है उसके साथ में रहते हैं, और उनका जो चैरियोट है, उनका जो रथ है, उनको या तो गिर वो ले जाते हैं या फिर डियर वो ले जाते हैं। और चांद के ऊपर में जो ब्लैक स्पॉट है उसका भी एक स्टोरी है कि अगर उसको सही से देखा जाए तो वो रैबिट की तरह दिखता है। अगर उसको जोड़ा जाए, आउटलाइन किया जाए, तो वो रैबिट का शेप ले लेता है। तो वो रैबिट का शेप असल में जातक स्टोरी जो है बुद्ध के, उनसे आया है कि एक खरगोश था, मतलब वो बुद्ध ही थे अपने पिछले जन्म में। तो वो खरगोश क्या देखता है एक दिन कि एक भूखा आदमी है, उसको बहुत भूख लगा है। तो वो खरगोश क्या होता है, आग में जा कर के कूद जाता है। फिर वहाँ से वो भूखा आदमी वो खरगोश को खा करके ज़िंदा रह जाता है। तो इसको देख करके जो आसमान की जितने भी देवी देवता है, वो उस रैबिट को चांद के ऊपर में प्लेस दे देते कि आप जब तक रहेंगे आप चांद के ऊपर में रहेंगे। तो ये थे कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट मून, चांद के ऊपर में, जो कि इंडिया में फेमस है। और ये था अपना चंद्रयान के ऊपर एक लंबा सा वीडियो। अचीवमेंट काफ़ी बड़ा है इसरो के लिए, इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल्स है वो एक वीडियो में दे दिया जाए एज अ ट्रिब्यूट टू इसरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ जो है उसका अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।